एडवेंचर देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूँ दुनिया की खूबसूरत तरीन हुस्न की मलका और हवस की पुजारिन मलका क्लेओपेट्रा के मुल्क मिस्र की। इस वीडियो में आपको फिरौनों की सल्तनत के अरूज ज़वाल और सैर व सियाहत के अलावा मलका क्लेओपेट्रा की जिंदगी के बारे में तफसील के साथ बताया जाएगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दोस्तों, मिस्र का मुकम्मल और सरकारी नाम अरब जमहूरिया मिस्र है। इसे इजिप्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। मिस्र अफ्रीका के मशरकी और एशिया के जनूब मगरबी किनारे पर वाक़ है। मिस्र के मशरक में इसराइल और बुहेरा अहमद, मगरब में लीबिया, शुमाल में बुहेरा रूम और जनूब में सूडान की सरहद मिलती है। मिस्र का कुल रकबा 10,10,480 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया के 29वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। इसकी कुल आबादी 9,70,25,832 अफराद पर मुश्तमिल है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया के 14वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। कायरो सिटी, जिसे कायरा भी कहा जाता है, मुल्क का दारुल हुकूमत होने का एजाज रखता है। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे अंबिया किराम को बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा तो ये लोग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। ख्याल किया जाता है कि बनी इसराइल के कमोबेश 1400 देवता थे जिनकी ये पूजा किया करते थे। इनका सबसे बड़ा देवता रा हुआ करता था। दोस्तों, मिस्री तारीख के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 3200 कबले मसीह में बादशाह मार्लन ने मिस्र की तमाम छोटी बड़ी रियासतों को फतह करके एक हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल कर लिया था और यूं मिस्र पर फिरौनों की हुकूमत चलने लगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात की वजाहत करता चलूं कि फिरौन किसी आदमी का नाम नहीं था, बल्कि मिस्र में हुकूमत करने वाले बादशाह को फिरौन कहा जाता था। जैसे हमारे यहाँ वजीर आजम या सदर को सदर कहा जाता है। 332 कबले मसीह से 664 कबले मसीह तक मिस्र ईरानी सल्तनत फारसिया के कब्जे में चला गया, जिसे अलेक्जेंडर ने दोबारा फतह करते हुए मखदूनिया का हिस्सा बना दिया। यही वो फातेह था जिसे तारीख सिकंदर आजम के नाम से जानती है। सिकंदर आजम की मौत के बाद से जो मिस्र और यूनान के इलाकों को मिलाकर हुकूमत कायम हुई, उसे तारीख में सल्तनत बातली मूस के नाम से पुकारा जाता है। इस सल्तनत की आखिरी मलका को क्लेओपेट्रा के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, कदीम मिस्र में जिस तरह बादशाह को फिरौन कहा जाता था, बिल्कुल उसी तरह मलका को क्लेओपेट्रा कहा जाता था। हुस्न खूबसूरती की वजह से शोहरत पाने वाली मलका क्लेओपेट्रा का नाम क्लेओपेट्रा दी सेवन फेलोपेदर था। इसके मरने के हजारों साल बाद भी अगर आज किसी के हुस्न की मिसाल देनी हो तो क्लेओपेट्रा का नाम ज़हन में आता है। इस पर हजारों किस्से, कहानियां, नावल और हॉलीवुड में कई फिल्में बन चुकी हैं। दोस्तों, क्लेओपेट्रा के बारे में मशहूर है कि वो नाजायज औलाद थी, लेकिन जब तारीख को खंगाला जाए तो मालूम होता है कि कदीम मिस्री मुआशरे में लोग हुर्मत के कायल नहीं थे, जिसकी वजह से इन लोगों में ये रिवायत आम थी कि ब्लड लाइन को खालिस रखने के लिए बहन भाइयों में शादियां किया करते थे। बहुत से खानदानों की तरह इस खानदान में भी ये रिवायत सदियों से चली आ रही थी। तारीख में क्लेओपेट्रा के माँ बाप के बारे में भी यही लिखा गया है कि शायद वो भी बहन भाई ही थे। इसी तरह क्लेओपेट्रा ने भी बारी बारी अपने दोनों भाइयों से शादियां की, जिनसे इनके बच्चे भी हुए। क्लेओपेट्रा ने अपने होशरुबा हुस्न और कीमत खेज जवानी को सियासी कामयाबियों के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सल्तनत रोम के नामवर जनरलों को खाक और खून में रंग कर अजीम सल्तनतों को हमेशा के लिए सफा हस्ती से मिटा दिया। कुदरत ने इस फिरौन मलका को दिलकश हुस्न और जादुई शख्सियत से नवाजा था, लेकिन अफसोस कि वो इस हुस्न की कीमत वसूल करते हुए खुद नीलामी की सूली पर चढ़कर एक नाकाबिले फरामोश दास्तान इश्क व बेवफाई बनकर तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, क्लेओपेट्रा की जिंदगी के खात्मे और अगदस्तस की जीत के साथ ही मिस्र में रूमी सल्तनत के एक नए दौर का आगाज हुआ। 7वीं सदी ईस्वी में मिस्र को अरब मुसलमानों ने फतह कर लिया। खलीफा दोइम हजरत उमर फारूक के दौर हुकूमत में मिस्र के काफी इलाके को फतह कर लिया गया था, जबकि अलेक्जेंड्रिया का इलाका बाज़ंतीनियों के पास रहने दिया गया। 1517 ईस्वी में तुर्क मुसलमानों ने मिस्र पर कब्जा कर लिया। सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बनने के बाद तुर्कों ने मिस्र को उस्मानी सल्तनत के सूबे का दर्जा दे दिया। 1798 में
فرانس نے مصر پر کافی حملے کیے تو دوسری طرف برطانیہ مصر پر قبضے کا خواب سجائے یہاں آ نکلا، لیکن مصر میں اندرونی طور پر محمد علی پاشا کے خاندان کا راج قائم ہو چکا تھا۔ مارچ 1922 کو اس خاندان نے برطانوی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا اور واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ مصر ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ ترکوں اور برطانیہ کے درمیان 1 صدی سے زائد عرصہ تک اس خطے پر جنگیں ہوتی رہی۔ 1922 کو آزادی کا اعلان کرتے ہوئے ملک میں انقلابیوں نے زور پکڑا۔ آخرکار 23 جولائی 1952 کو انقلابیوں کی آواز کو سن لیا گیا اور اگلے سال جون میں مصر جمہوریہ ملک کے طور پر دنیا کے نقشے میں شامل کر لیا گیا۔ گیزا دوستو، گیزا مصر کے شہر قاہرہ میں واقع ہے جو دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ ان پیرامڈ کو سن 2560 قبل مسیح کے دوران چوتھے فرعونی خاندان نے 20 سالوں میں بنوایا تھا۔ اس وقت کے لوگوں اور بادشاہوں یعنی فرعونوں کا خیال تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب وہ دوبارہ زندہ ہو کر اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ اسی مقصد کے لیے فرعونوں نے کئی اہرام تعمیر کروائے جہاں فرعونوں کو ان کے مرنے کے بعد کیمیکل لگا کر ان اہراموں میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ قیمتی اشیاء اور تحفے تحائف بھی رکھ دیے جاتے تھے تاکہ یہ لوگ دوسری زندگی میں ان کو استعمال کر سکے۔ ان اہراموں کو تیار کرنے کے لیے 23 لاکھ چونے کے پتھروں کو استعمال کیا گیا ہے۔ ایک پتھر کا وزن 2 ہاتھیوں کے برابر ہے۔ ان اہراموں کے بننے کے فوراً بعد تمام مزدوروں کو قتل کر دیا گیا تھا تاکہ اندر کے خفیہ راستوں کا راز فاش نہ ہو سکے۔ آج کا انسان اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ قدیم دور میں جب مشینری کا تصور تک نہ تھا، ان بھاری پتھروں کو 800 کلومیٹر دور سے لا کر ایک دوسرے پر کیسے رکھا گیا ہے۔ دوستو، مصر کا پرچم 3 رنگوں سرخ، سفید اور سیاہ رنگوں پر مشتمل ہے۔ مصر کا قومی پرندہ ایگل ہے۔ مصر پاکستان سے 3763 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ مصر کی سیر و سیاحت پر جانے کے لیے اسلام آباد میں واقع مصر کی ایمبیسی سے وزٹ ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مصر کی کرنسی کو ایجپشن پاؤنڈ اور مصری پاؤنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مصری پاؤنڈ 10.55 پاکستانی روپوں جبکہ 4.62 انڈین روپوں کے برابر ہے۔ مصر عرب ملکوں میں سب سے زیادہ مسلم آبادی رکھنے والا ملک ہے۔ مصر کا 90% علاقہ صحرائی ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ مصری نسل کے لوگ آباد ہیں۔ مصر کی 90% آبادی مصر کے 6% حصے پر رہتی ہے۔ اس میں زیادہ تر آبادی دریائے نیل کے کناروں پر آباد ہے۔ قدیم مصر کے لوگوں کا خیال تھا کہ مصر کے دریائے نیل میں جو سیلاب آتا ہے یہ دیوی دیوتاؤں کے رونے سے آتا ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں 2 دریاؤں کا ذکر آیا ہے۔ اس میں ایک دریائے فرات اور دوسرا دریائے نیل کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ وہی دریا ہیں جن پر اس زمانے میں زندگی کا انحصار ہوا کرتا تھا، مگر اس وقت ایک حیران کن رسم عام تھی کہ ہر سال ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو مار کر دریائے نیل میں پھینکا جاتا تھا، تب جا کر اس میں روانی آتی تھی۔ یہ معاملہ فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے گوش گزار کی گئی۔ انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا واقعہ لکھ کر بھیجا، جس کا متن یہ تھا: بعد حمد و صلاح، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی طرف سے اپنی مرضی سے چل رہا ہے تو بے شک نہ چل۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے جاری رکھے ہوئے ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ یہ تحریر حضرت امیر عسکری رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل میں ڈال دی، جس کے بعد آج تک اس کی روانی میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی۔ دوستو، اگر آج کی روزمرہ زندگی سے مصری ایجادات کو نکال دیا جائے تو انسان واپس پتھر کے دور میں چلا جائے گا۔ دوستو، مصری لوگوں نے ہی لکھنا ایجاد کیا تھا کہ کسی بات کو لکھا بھی جا سکتا ہے۔ پین، ٹوتھ پیسٹ، کنگھی، تالا مصری لوگوں کی ایجادات میں شامل ہے۔ ایک سال میں 365 دن اور ایک سال میں 12 ماہ ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی مصری لوگوں نے دنیا میں متعارف کروائی۔ مصر میں بچوں کی پیدائش پر ایک عجیب رسم ادا کی جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش پر 3 موم بتیاں جلائی جاتی ہیں جن پر مختلف نام لکھے ہوتے ہیں۔ جو موم بتی آخر میں بجھے وہی نام بچے کا رکھ دیا جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ موم بتی کی طرح بچہ بھی لمبی عمر پائے گا۔ مصر میں 70 سے زائد عجائب گھر موجود ہیں۔ مصر کا سب سے بڑا میوزیم مصری میوزیم ہے، جس میں 1,15,000 سے زائد اشیاء رکھی گئی ہیں۔ فٹ بال مصر کا سب سے مقبول اور قومی کھیل ہے۔ اس کے علاوہ مصر میں اولمپک کے کئی کھیل شوق سے کھیلے اور دیکھے جاتے ہیں۔ دوستو، مصر کی معیشت میں سیاحت کو خاص مقام حاصل ہے۔
यहाँ पर हर साल 1 करोड़ से जायद गैर मुल्की सैर व सियाहत की गर्ज से आते हैं। मिस्र के मशहूर सियाती मकामात में उकबा साहिल, साफका, शर्मुल शेख, द बाग, आसू समद और मारसा आलम मकबूल तरीन मकामात हैं। मिस्र दुनिया में गर्म तरीन और खुश्क आबो हवा रखने वाला ममालिक में से एक है। इसकी वजह यहाँ पर फैला हुआ वसी और रीज़ सहरा है। दोस्तों, मिस्र अफ्रीका में सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाला मुल्क है। इसके अलावा पेट्रोल, लोहा, फास्फेट और चूने का पत्थर काबिल जिक्र हैं। ज़रिए अजनास में कपास, गंदम, चावल और मकई शामिल हैं, जो दरियाए नील के किनारे पर काश्त की जाती हैं। दोस्तों, काहिरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मिस्री त्योहारों में से एक है। मिस्री मौसीकी में मगरबी और अफ्रीकी मौसीकी की झलक शामिल है। मिस्र का डांस बेली डांस दुनिया भर में एक अलग पहचान रखता है, जो अरब मुल्कों में खासा मकबूल है। काहिरा हवाई अड्डा मुल्क का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। मिस्र के पास 90 से ज्यादा हवाई जहाज हैं। 1999 को माहिरीन आसार कदीमा ने मिस्र के शहर एस्कंद्रिया में मलका हुसन क्लेयोपेत्रा के महल दरियाफ्त किए थे। उसी रोज अमेरिका ने मिस्र को 24 F-16 जहाज देने का ऐलान किया था। मिस्र का कॉलिंग कोड +20 और डोमेन नेम .EG है। मिस्र वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। कोहितूर पहाड़, जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, मिस्र में मौजूद है। दोस्तों, मिस्र के बाजार और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, इसके अलावा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जालिम फिरौन का वाकया, जिनको अल्लाह ताला ने सूरतुल कसस में बयान फरमाया है। बहुत जल्द वीडियो के दूसरे हिस्से में मिस्र पार्ट 2 में आपको तफसील के साथ बताया जाएगा, जिसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया।